नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज रामनवमी है। जी हाँ, रामनवमी, राम जी के जन्म। रामनवमी पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। धार्मिक आस्थाएं लोगों की जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज मैंने जब समाचार पत्र पढ़ा, पत्रिका जबलपुर, उसमें इंदौर के एक इंजीनियर हैं, श्रीनिवास कुटुम्बे। उन्होंने एक बहुत बढ़िया जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक सनातन संस्कृति का ग्रंथ मात्र नहीं है। रामायण को हमें सिर्फ धार्मिक सनातन संस्कृति के प्रतीक के रूप में नहीं देखना चाहिए। रामायण एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगा। वो बताते हैं कि वास्तव में सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है। जो लोग मखौल उड़ाते हैं ना कि अरे रामायण कल्पना है, ये ऐसा नहीं है। रामायण वास्तव में भारतीय इंजीनियरिंग का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वाल्मीकि रामायण इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक और स्पेस साइंस का ज्ञान है। ये बताती है कि भारत का ज्ञान प्राचीन काल में कितना समृद्धशाली था। भारत कितना समृद्धशाली ज्ञान था। जो आज इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात हो रही है ना, भारतीय ज्ञान परंपरा की, वो वास्तव में यही है कि हम अपने ज्ञान को भूल गए। अब देखिए, श्रीनिवास कुटुम्बके ने कैसे इसको सिद्ध किया है। इंजीनियर है, उन्होंने जो सिद्ध किया है वो इंजीनियरिंग और साइंस की बात की है। उसी हम देखते हैं। अयोध्या से जब वनवास हुआ भगवान राम का, तो वो चित्रकूट आए। चित्रकूट में लगभग 11 साल रहे हैं। तो अयोध्या से चित्रकूट, और फिर जब चित्रकूट से आगे बढ़े हैं तो चित्रकूट से लंका तक का मार्ग जो है, देखिए, राम, सीता और लक्ष्मण थे। बाद में उनके साथ सुग्रीव वगैरह भी मिल गए थे, बहुत बाद में किष्किंधा में मिले थे वो। लेकिन राम, लक्ष्मण और सीता ने इस बीच में जो मार्ग बनाया था वो यात्रा का एक मार्ग बनाया था। अब सड़क मार्ग आज हम बना नहीं पाते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने एक सुनियोजित प्राकृतिक संसाधनों से युक्त मार्ग का निर्माण किया था, जो आज 2015 से 2025 जो नितिन गडकरी जी की चर्चा होती है ना कि सड़क मंत्री, वो वास्तव में जो एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं वो हजारों साल पहले भगवान राम ने बना दिया था। अब आप एक चीज और देखिए, जब राम जी वनवास के लिए आ गए तो भरत जी राम जी को मिलाने आए। तो चित्रकूट में आए थे, वहाँ पे भरत राम जी का मिलाप हुआ था। तो अयोध्या से चित्रकूट तक का मार्ग, क्योंकि पूरी अयोध्या नगरी राम जी का परिवार और सेना भरत के साथ आई थी। इतने लोग, पहले तो सिर्फ राम, लक्ष्मण और सीता आए थे, लेकिन अब पूरी अयोध्या नगरी के हजारों लोग आए थे। तो उनके लिए जो सड़क मार्ग बना था अयोध्या से चित्रकूट तक, वो बताते हैं सिर्फ 10 दिन में तैयार कर दिया था। जो आज मिलिट्री हमारी कर देती थी, चाइना के लिए बात था ना कि चाइना ने एक बना, ये हजारों किलोमीटर की सड़कें जो हैं उस वक्त बिना किसी औद्योगिक संसाधनों के, वक्त तो कोई मानवीय श्रम के माध्यम से अयोध्या से चित्रकूट तक का मार्ग बना दिया था। और यहाँ पे भारद्वाज ऋषि ने अयोध्या वासियों के रुकाने के लिए, उस वक्त सोचिए आप, टेंट नगरी बनाई थी। ऐसा उल्लेख है कि वाल्मीकि रामायण में भारद्वाज ऋषि ने हजारों लोगों के निवास के लिए तात्कालिक व्यवस्था हेतु एक टेंट नगरी बनाई थी, जो अभी हमने जनवरी माह में जो कुंभ का मेला लगा था ना, महाकुंभ इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उसमें देखा कि कैसे लोगों के लिए टेंट नगरी बनाई जाती है। ये टेंट नगरी, सड़क निर्माण, ये भारत की उन्नत आवागमन प्रणाली और व्यवस्था को बताता है। ये हाईवे इंजीनियरिंग का नमूना था। आज जो हाईवे इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं वो राम जी के कार्यकाल में थी। अब वाल्मीकि रामायण में एक और हमको चीज, और रामचरितमानस में भी आता, वाल्मीकि रामायण में भी, उसमें 2-3 उदाहरण दिए हैं श्रीनिवास जी ने। वो कहते हैं आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग जो आज चल रही ना, एआई का काम जो चल रहा है, एआई तो अभी आया पिछले 2-3 साल से, ये उस वक्त थी। उसको उन्होंने उदाहरण सहित बताया कि वाल्मीकि रामायण में भी और इसमें भी है कि माया, एआई की माया जो है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग जो है, गिबली आर्ट वगैरह चल रहा है ना, ये सब उस वक्त पहले से था। मारीच को रावण ने भेजा था। मारीच ने अपने आप को स्वर्णमर्ग बना लिया था, हीरे का, सोने का हिरण बना लिया था।
सोने के हिरण में अपने आप को कन्वर्ट कर लिए थे। ये एआई करता ना, मेरी तस्वीर को बिल्कुल यंग बना देगा, यंग को बुजुर्ग बना देगा, बुजुर्ग व्यक्ति को बालक बना दे, ये सब चीज़ें तो वो आज हम कर रहे हैं। ये पहले मारीच ने करी थी, अपने आप को सोने का हिरण बना के। वहीं इंद्रजीत ने राम सीता लक्ष्मण की छवि बना ली थी और भ्रमित किया था। अब ये आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग जो है आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये देखिए रामायण काल में थी, यानी कितना उन्नत था हमारे यहाँ का विज्ञान। अब अयोध्या को अगर आप देखें तो अयोध्या में सुसज्जित महल थे, यहाँ पे समतल सड़कें थीं, ऊबड़ खाबड़ सड़कें नहीं थी, गलियाँ थीं, और इन गलियों से जलमल निकासी की व्यवस्था थी। जो आज ड्रेनेज सिस्टम करते हैं वो रामायण में उस समय था। वो एक आदर्श नगर नियोजन था। अर्बन प्लानिंग में आज हम फेल होते जा रहे हैं, लेकिन उस समय था। और इसी तरह से अगर लंका को देखें, श्रीलंका में गगनचुंबी इमारतें थी, जो आज मल्टी स्टोरीज बनाई जा रही ना, वो श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका एक द्वीप है, वहाँ जगह नहीं थी, रावण ने गगनचुंबी इमारतें बनाई थी और सोने की नगरी बना दी थी। वहाँ पे भी सड़कें बहुत अच्छी थी, सेना के आने जाने के लिए पृथक मार्ग थे, बाजार थे, और वो नगर नियोजन का एक उत्कृष्ट प्रमाण है श्रीलंका। इसलिए आज आप देखिए सबसे ज़्यादा पर्यटन वहाँ होता है। अब एक और चर्चा होती है, रावण ने कुबेर से एक विमान छीना था, जिसे पुष्पक विमान कहते हैं। आज जो हवाई जहाजों की बात होती है, रामायण काल में रावण के पास था, कुबेर के पास था, जो पुष्पक ने वो विमान बनाते हैं, उन्नत तकनीक का था। वो प्राचीन वैमानिक इंजीनियरिंग थी हमारी, जिसमें बताया जाता है कि विमान छोटा बड़ा भी हो जाता था, और उसमें जीपीएस सीपीएस सिस्टम सब थे, उसमें सब कुछ था, वो कहाँ जाना है सारी चीज़ें थी। एक और राम सेतु बंधन, जो अब लंका कैसे पहुंचा जाए, हिंद महासागर में नल नील जो इंजीनियर थे राम जी के, उनके निर्देशन में वृक्ष थे, वृक्षों की लताएं थी, फूल पत्तियां थी, पत्थर थे, इसकी तकनीक से एक बांध बांधा गया था जो राम सेतु कहलाता है। ये आज भी है, जो जो बनाया गया है, भूगर्भीय संरचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये आप सोचिए उस समय हुआ था। अब हनुमान जी कैसे सीता जी के पास पहुंचे, और सुग्रीव ने जब सीता जी का अपहरण हो गया था, तो उनकी खोज के लिए सुग्रीव ने जो बानरों की सेना लगाई थी, बानरों की फौज लगाई थी, सभी तरह, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, उधर जाओ, कई जगह जाते थे बानर। उनके पास बताए जाते हैं उस समय, आज जो आपके जीपीएस है ना, गूगल मैप आपको बताता है ना, जीपीएस प्रणाली, वो वैश्विक स्थान का निर्धारण उस वक्त जीपीएस से ये लोग भी करते थे। ये उस समय की जीपीएस प्रणाली जिसे आज हम प्रयोग कर रहे हैं। बाली का वध हुआ था, रामचंद्र जी ने छुप के मारा था, क्योंकि ऐसा था कि जो भी बाली के सामने आएगा उसकी आधी ताकत बाली के पास आ जाएगी। अब रामचंद्र जी ने पेड़ों की आड़ में खड़े होकर जो तीर चलाया था, वो वास्तव में एक सटीक मिसाइल थी। जैसे अभी आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया के बारे में हो रहा ना, कि मिसाइलें चल रही हैं, वियतनाम चला रहा है, ये सभी चल रहे हैं, इसराइल चला रहा है, ये सब मिसाइलें चलती हैं। ये मिसाइल टारगेटेड रहती हैं, उनका टारगेट फिक्स कर दिया जाता है और यहाँ से अपन दबाते हैं और उसी स्थान पे जाके गिरती है। तो रामचंद्र जी ने भी बाली का टारगेट फिक्स कर लिया था और तीर चलाया, तो देखिए पेड़ों की आड़ से सीधा जाके बाली को भेज दिया था। उस वक्त जितना भी, चाहे वो रावण के पास हो या रामचंद्र जी के पास, रावण के पास तो बहुत टेक्नोलॉजी थी, उसकी युद्ध कौशल जो आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला था, उसी से वो लड़ता था। और ये सब जो है, जितने भी तीरों का प्रयोग किया गया, भालों का प्रयोग किया गया, ये सब टेक्नोलॉजी से लैस थे, जो उन्नत टेक्नोलॉजी बताते हैं। तो ये जो है, अभी जो आज इसमें चर्चा की, श्रीनिवास कुटुंब के इंजीनियर ने इंदौर के, उन्होंने वास्तव में इन्हीं दृष्टांतों के माध्यम से बताया कि रामायण काल जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ, भारत ही नहीं विश्व का सबसे उत्कृष्ट वैज्ञानिक काल था। इसमें स्पेस साइंस भी था, सैन्य विज्ञान भी था, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग भी थी, नगर नियोजन भी था, अर्बन प्लानिंग भी थी, जलमल निकासी भी थी, और इसके साथ साथ सड़क हाईवे इंजीनियरिंग भी थी। हाईवे इंजीनियरिंग का भी कमाल था, पुल वगैरह बनाते थे, सब कुछ करते थे, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग भी थी। ये सब चीज़ें बताती हैं कि आज का नहीं, भारत हजारों साल पहले का एक उन्नत विज्ञान का केंद्र था। वैज्ञानिक अध्ययन करते थे, हम स्पेस साइंस का अध्ययन करते थे, गूगल मैप का अध्ययन हमारे यहाँ होता था, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग होती थी, सड़क मार्ग बनते थे, सैन्य विज्ञान में भी हम सबसे आगे थे। पर वजह वही है कि हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा ने अब जो शुरुआत की है,
हमारे यहाँ के ज्ञान को एकत्र करने की, वो हम इसको भुला बैठे और हम समझते हैं कि विश्व ही हमसे सर्वश्रेष्ठ है, पश्चिमी देश हमसे श्रेष्ठ हैं और भारत की संस्कृति काफ़ी पिछड़ी है। आइए, रामनवमी पे ये जो बहुत बढ़िया लेख है, मैं इसको, उन्होंने जो उदाहरण दिए वैज्ञानिक के, कि रामायण को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ना समझा जाए, बल्कि एक वैज्ञानिक ग्रंथ के रूप में देखें, उसका अध्ययन करें, तो आपको बहुत सी ज्ञान की बातें मिलेंगी। इसको हमसे भी पढ़ें। आज पुनः रामनवमी के अवसर पे आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि भारत का ज्ञान ऐसे ही देश दुनिया में फैले। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।